अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डेजर्ट रोज साइकिक्स की इंस्ट्रक्टर मुनीबा और आज हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और उसकी जो बेसिक थ्योरीज़ हैं उनको हमने थोड़ा सा रफली उनके नेम्स देखे थे और उसमें से 3 थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे मज़ीद 3 थ्योरीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें ट्राइन ब्रेन थ्योरी है, डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे और सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले ट्राइन ब्रेन थ्योरी क्या कहती है? अच्छा, ये एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से और न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरो इटियोलॉजिकल स्टडीज़ से मिलकर जो है ये थ्योरी बनाई गई है। इसके स्टडीज़ जो है एवोल्यूशनरी थ्योरी से भी ली गई है। एवोल्यूशनरी थ्योरी या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है वो ही क्या कहती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, क्योंकि वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ऐसे ही नहीं पैदा हो गए जिस तरह के बीइंग और मुस्लिम हमारा बिलीव है कि ह्यूमन बींग्स एज इट इज़ पैदा हुए थे। लेकिन एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते गए, वो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, फिर वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, और फिर मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई वक्त के साथ साथ, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि ह्यूमन बींग्स फॉर्म हुए, इवॉल्व हो गए उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स से। और इस टाइम पे मतलब करंटली अर्थ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बींग्स हैं। और कॉम्प्लिकेटेड भी वो इसलिए हैं क्योंकि उनका ब्रेन जो है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, फीलिंग्स, इमोशंस की वजह से वो बाकी क्रीचर्स पे सुपीरियर हैं। तो इस थ्योरी को प्रपोज़ किया था पॉल मैकलीन ने, और वो क्या कहते हैं कि ब्रेन के हमारे 3 हिस्से हैं। एक रेप्टाइलियन ब्रेन है, पैलोमेमेलियन ब्रेन है और न्यू कॉर्टेक्स है। अब देख सकते हैं रेप्टाइलियन ब्रेन जो कि सबसे डीपेस्ट लेयर है और जो सबसे सिंपल है, और जो कि इवन एनिमल्स में भी, और जो बहुत सिंपल एनिमल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है कि हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है। यानी कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं कि हमें खाना चाहिए तो खाना खाना है, हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है तो हम रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हमें जो बाकी चीज़ें हैं उनसे ख़ुद को बचाना है, स्नेक्स हैं उनसे ख़ुद को बचाना है, आग है हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इन चीज़ों से ख़ुद को बचाना है। तो ये एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स भी इतने कैपेबल हैं कि वो ख़ुद अपने आप को ज़िंदा रख सके। तो ये रेप्टाइलियन ब्रेन भी ह्यूमन बींग्स में यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि ह्यूमन बींग्स को इसने ज़िंदा रखना है। इसके बाद है मेमेलियन या पहले मेमेलियन ब्रेन का जो पार्ट था उसमें हम इमोशंस को स्टडी करते हैं। और फिर इमोशंस में क्या है कि हम प्लेजर को सीख करते हैं, पेन को अवॉइड करते हैं। इमोशंस जो हैं फिर कुछ एनिमल्स में होती हैं, मैमल्स में, और सब एनिमल्स में नहीं होती। रेप्टाइल्स जो है वो इमोशंस को सेंस नहीं कर पाते, मैमल्स कर सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जितना एफिशिएंटली ह्यूमन बींग्स इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं उतना एनिमल्स नहीं कर सकते। बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट जो कि कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट है, कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, और ह्यूमन बींग्स में ये इवॉल्व हुआ है। फिर हमारे पास रैशनल पार्ट आ जाता है ब्रेन का, जो लॉजिकल थिंकिंग में हमारी रैशनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बींग से कॉग्निशन के लिए। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इवॉल्व पार्ट है, और एनिमल्स में ये पार्ट अब बिल्कुल नहीं है, और ह्यूमन बींग्स जो है इस पार्ट को पोजेस करते हैं। तो इस रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन की वजह से ये दूसरे एनिमल्स पे सुपीरियर आ जाते हैं। तो इस थ्योरी में बेसिकली कुछ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट भी है, और चूँकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की कॉम्प्लेक्सिटी को, उनकी यूनिकनेस को with respect to their brain structure, their brain functioning, तो इस वजह से इस थ्योरी को बायोलॉजिकल साइकोलॉजी थ्योरी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी जो है डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे। डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे को जो है मीज़ोलिम्बिक पाथवे भी कहा जाता है। अगेन चूँकि हम ब्रेन स्ट्रक्चर को ही पढ़ रहे हैं तो हम इसमें से स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारे जो प्लेजरेबल वो स्टिमुलाई जो जिनसे हमें प्लेजर मिलता है, जिनसे हमें खुशी मिलती है, तो वो कैसे जो है हमारे मोटिवेशन को और हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें कुछ ब्रेन एरियाज़ इन्वॉल्व हैं जो कि एक वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है और दूसरा न्यूक्लियर एकम्बेंस। ये दो एरियाज़ हैं ब्रेन एरियाज जो कि इस पाथवे में इन्वॉल्व है, इस डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे में। और डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे बेसिकली कंसंट्रेटेड है उन सारे स्टिमुलाई पे, उन सारे एक्सपीरियंसेस पे, हमारे उन इवेंट्स पे जिनसे हमें प्लेजर मिलता है, और किस तरह हम उन
इवेंट्स को, उन एक्सपीरियंसेस को सीख करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस जो हमें रिवॉर्डिंग लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे फूड है, सेक्स है, हमारे सोशल इंटरेक्शंस हैं, तो क्या होता है, VDA डोपामीन को रिलीज़ करता है। डोपामीन हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन नहीं है सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाता है जब भी हम किसी ऐसे चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, कोई इवेंट हमारे साथ ऐसा होता है जो कि हमें प्लेजर देता है, तो डोपामीन रिलीज़ होता है। अब डोपामीन जब रिलीज़ हो जाता है तो ये रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। रिवॉर्ड पाथवे जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें बार बार सिग्नल्स मिलेंगे कि अब इसी बिहेवियर को रिपीट करो, इसी बिहेवियर को रिपीट करो। साथ में हमारे सिग्नल्स आते हैं मेमोरी सेंटर्स को भी, ताकि इस एक्सपीरियंस पे, इस इवेंट पे फोकस करें, और दोबारा अगर कभी फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट होती है तो हम इसको ज़्यादा अटेंशन देंगे, या हम कोशिश करेंगे ख़ुद ही इसी चीज़ को फ्यूचर में दोबारा रिपीट करने की। ठीक है, तो बेसिकली एक क्रक्स अगर मैं आपको इसका बताऊं तो डोपामीन बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं इसके लिए ऑब्वियसली बायोलॉजी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि पिछले लेक्चर में आप जाके देख लें कि उसके थोड़े से न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक कॉन्सेप्ट बन जाए, लेकिन एनी हाउ यहाँ पर एक बेसिक अगर इसका हम समझना चाहें तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो उसको हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, जो कि हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है, मूड को और मेमोरी को जो है हमारे, और ये रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन का। अब ये क्या करता है, जब डोपामीन रिलीज़ होगा, और डोपामीन रिलीज़ कब होगा, डोपामीन रिलीज़ तब होगा जब हम किसी ऐसे एक्सपीरियंस में, किसी ऐसे इवेंट में होंगे जिससे हमें प्लेजर मिलता है। वो प्लेजर जो है डोपामीन को रिलीज़ कराएगा। अब डोपामीन रिलीज़ हो गया तो डोपामीन क्या करेगा, उसने रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। रिवॉर्ड पाथवे हमें फिर ये सिग्नल देगा, हमें से ये कम्युनिकेट करेगा कि इस बिहेवियर को रिपीट करो, या इसी को करते रहो, इसी को कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि इससे प्लेजर मिल रहा है, इससे हम प्लेजर सीख कर रहे हैं। साथ में हमारे मेमोरी सेंटर में उस चीज़ की एक मेमोरी भी बन जाती है, एक ट्रेस बन जाता है कि इन फ्यूचर भी जो है हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सकें। अब ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे खाना है, पीना है, रिप्रोड्यूस करना है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को हमें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऐसा नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया तो अब जो है मज़ीद अब मुझे ज़िंदगी में दोबारा खाने की ज़रूरत नहीं है। नो, मुझे बार बार खाना है क्योंकि मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये चीज़ रिपीट करनी है मुझे। तो नेचुरली ऐसा होता है कि जब हम फूड खाते हैं, भूख मुझे लगी और उसके बाद मैंने खाना खाया, तो वो एक नेचुरल सेटिस्फेक्शन होती है। उससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है, एक रिवॉर्ड पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर फ्यूचर में दोबारा मैं उसी बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेटेड होती हूँ। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड अगर हम देखें तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारी एडिक्शन जो हैं वो डोपामीन की वजह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल मीडिया का यूज़ है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ हमारी एडिक्शन जो आजकल मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स की हो गई है, वो हुई इस डोपामीन की वजह से ही है। क्योंकि जब सोशल मीडिया को एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है, या इवन म्यूज़िक से भी ये चीज़ जो है डोपामीन को रिलीज़ करती है, क्योंकि इससे हमें प्लेजर मिलता है। डोपामीन रिलीज़ हो गया तो अब उसने रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट कर देना है। रिवॉर्ड पाथवे जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमें ये सिग्नल देता है कि इसी बिहेवियर को दोबारा रिपीट किया जाए, या इसी बिहेवियर के लिए हमारे एक मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं, जो कि फ्यूचर में भी हम फिर दोबारा उसी बिहेवियर को सीख करते हैं। हम कॉन्स्टेंटली उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे तो वो हमारी एडिक्शन बन जाएगी। एंड एडिक्शंस को फिर छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड हैं, वो नहीं छोड़ पाते, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो वो होता बेसिकली इस वजह से है कि हमें इनिशियली जो एक्सपीरियंसेस थे जिनसे हमें अच्छा लगा था, हमें प्लेजर फील किया था, उसको हम दोबारा रिपीट करने की हमारे अंदर एक अर्ज होती है, और वो होती है इस डोपामीन की वजह से है। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारे पास वो है सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। इसको फॉर्मुलेट किया था एंटोनियो डेमेसियो ने, और उसके साथ कुछ और मज़ीद रिसर्चर्स। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं,
और बिहेवियर में भी पार्टिकुलरली हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो किससे हमारी इन्फ्लुएंस होती है, वो हमारी इन्फ्लुएंस होती है इमोशंस से। रैंडमली अगर आपने कभी बड़ों का एक कॉल सुना हो कि बहुत ज़्यादा खुशी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गम में, बहुत ज़्यादा गुस्से में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लाइक एनीवन भी, कोई भी इमोशन की जब आप एक्सट्रीम पे होते हैं तो उसमें डिसीजन नहीं लेना होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो हमारा डिसीजन होता है वो हमारा इन्फ्लुएंस हुआ होता है हमारे इमोशंस से। और सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस भी यही कहता है कि जो हमारे इमोशनल प्रोसेसेस हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारी बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। अब सोमैटिक मार्कर्स होते क्या हैं? वो हमारे कुछ ऐसे बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि जब हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हम अपने अंदर पूरी बॉडी में एनर्जी फील करते हैं। इसी तरह जब हम खौफ में होते हैं, जब हम फेयर में होते हैं, जब दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, हम पे पसीना आना शुरू हो जाता है, तो कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह एंजाइटी में भी हार्ट बीट तेज़ होती है, और अगर हमें कभी डिस्गस्ट फीलिंग आए तो उससे हमें नोज़िया यानी कि वॉमिटिंग सी आना फील होती है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये इमोशनल प्रोसेसेस हैं, इमोशनल प्रोसेसेस हैं। और इमोशनल प्रोसेसेस ने ख़ुद को एक्सप्रेस कैसे किया है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के सूरत में। और ये क्या करते हैं? ये हमारे बिहेवियर को भी गाइड करते हैं, और बिहेवियर में सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस इस थ्योरी का बिहेवियर को तो गाइड करते ही हैं। हमारा बिहेवियर हमारे इमोशन से, हमारे थॉट से इन्फ्लुएंस तो होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली हमारी डिसीजन मेकिंग को ये इमोशंस गाइड करते हैं। अब जो ब्रेन एरियाज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, वो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला भी जो है इमोशंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया गया है अगेन, क्योंकि हम इसको बायोलॉजिकल साइकोलॉजी थ्योरीज़ में पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल जो फिनोमिनन्स हैं उनको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए जो ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व हैं तो उन लाजमन कहीं ना कहीं उनका जिक्र आता है। जिस तरह यहाँ पर है कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला जो है इन्वॉल्व हैं सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस थ्योरी में। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल को, इसको मज़ीद समझने के लिए ऐसा हम समझते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस यानी कि इमोशनल अराउजल जो होता है, जो कि हमारी एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट होती है, उसमें हम एग्जांपल हमने ली है फेयर की। है इमोशन ऑफ फेयर है तो सोमैटिक मार्कर्स क्या होंगे? हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। अब इस फेयर को हमने एसोसिएट किया हुआ है स्नेक्स के साथ। कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमें पता है कि स्नेक्स जो हैं वो कंटेजियस होते हैं, इंसान की डेथ हो सकती है अगर उनको बाइट कर ले। कुछ हमारे बड़ों से हमने सीखा हुआ है कि स्नेक से जो है उसको ख़ुद को बचाना है। एक हमारे अंदर हमने फेयर जो है सीख लिया है कि जब भी कभी स्नेक आया तो हमने इससे डरना है, ठीक। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि स्नेक आ गया है मेरे सामने, या कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल इनकाउंटर हो गया मेरा स्नेक के साथ, तो इमोशनल स्टेट मेरी कौन सी होगी? मैं फेयरफुल होंगी उस टाइम पे जब स्नेक मेरे सामने है। तो अब मैंने डिसीजन जो लिया वो किस पे डिपेंड करेगा? वो मेरे इस इमोशन पे डिपेंड करेगा। मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करूँगी? या तो मैं भागूंगी उधर से, ठीक है, या मैं हमला करके उस स्नेक को मारूंगी। मैंने दो डिसीजन लिए, ये दोनों डिसीजन जो मैंने लिए ये मैंने इन द इन्फ्लुएंस ऑफ माय ओन फेयर लिए हैं। मेरे फेयर की वजह से मैंने ये फैसला किया या तो मुझे भागना चाहिए, मैं यहाँ से भागूंगी। फेयर, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है हमारा, या तो मैं फ्लाइट मतलब मैंने उड़ जाना है, भाग जाना है इधर से, या फाइट करूँगी। इस स्नेक के साथ मैं लड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी ताकि ये मुझे, इससे पहले कि मुझे कोई नुकसान पहुँचाए, मैं ही इसे ख़त्म कर दूँ। तो जो मैंने डिसीजन लिया इस सिचुएशन को डील करने के लिए वो इन्फ्लुएंस हुआ था मेरे इमोशंस से, और मेरे इमोशंस ने ख़ुद को मैनिफेस्ट कैसे किया? वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू मैनिफेस्ट किया है। इसके अलावा गैम्बलिंग में भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इसमें तो उन्होंने देखा कि कुछ दफ़ा कुछ इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो एक कार्ड जब निकालने लगते हैं तो उनको कुछ फिजियोलॉजिकल अराउजल सा उनको फील होता है, जैसे वो अलर्ट से हो जाते हैं। कहीं स्किन जो है उनकी स्किन कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो अलर्ट हो जाते हैं और फील कर लेते हैं कि थोड़ा सा भी
उनको टच करे तो वो ज़्यादा उनको फील करते हैं, या फिर उनके जो ज़्यादा अलर्टनेस इंक्रीज़ हो जाती है, तो इससे वो उनका जो डिसीजन होता है एक स्पेसिफिक कार्ड को चूज़ करने का, वो उसको छोड़ के कोई दूसरा कार्ड चूज़ कर लेते। ये उन्होंने जब स्विच किया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम खेल रहे हैं, मैं खेल रही हूँ और मेरे पास कार्ड्स हैं, उसमें से मैं कोई एक निकाल रही हूँ। अब वो एक निकालते निकालते मुझे अजीब सी फीलिंग होती है और मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है और मुझे ट्रम्बलिंग शुरू हो जाती है, मैं अलर्ट हो जाती हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स जो मेरे इमोशनल पार्ट पे हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये कार्ड मुझे नहीं निकालना चाहिए, तो फिर मैं उसको छोड़ के मैं कोई दूसरा कार्ड निकाल के आगे फॉरवर्ड करती हूँ। तो ये क्या था, मैंने डिसीजन लिया क्या कि एक कार्ड को छोड़ के दूसरा कार्ड उठा लिया। ये जो स्विच मैंने किए कार्ड्स में, जो ये वाला डिसीजन मैंने लिया, लेकिन किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, मेरे इमोशनल स्टेट से इन्फ्लुएंस हुआ था। इसी तरह हमारे डिफरेंट फूड चॉइसेस होते हैं, कुछ खाने हमें पसंद होते हैं, कुछ खाने हमें पसंद नहीं होते। तो मेरा जो ये डिसीजन है कि एक स्पेसिफिक फूड को मैंने अवॉइड करना है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंडेंस पे कर रहा है कि मेरा उस फूड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या उस फूड के लिए मैं इमोशनली क्या स्टेट रखती हूँ। अगर मुझे वो खाना अच्छा लगता है तो मैं उसको खाऊंगी, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको नहीं खाऊंगी। तो मेरा जो डिसीजन है एक स्पेसिफिक फूड आइटम को खाने का या ना खाने का, वो इन्फ्लुएंस हुआ है मेरे इमोशन से। इसी तरह अगर आप डेली लाइफ में आप गौर करें तो बहुत सारे हमारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे इमोशंस उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैं वो वाले पहनूंगी जो मुझे पसंद हैं, ना कि वो वाले जो कि मुझे पसंद नहीं है। जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनसे मैं अपने सोशल रिलेशंस बना रही हूँ, जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया है, जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ, या डेली बेसिस पे जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम एक हीरोनिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हम प्लेजर को सीख करते हैं, पेन को अवॉइड करते हैं। और यही एक सारा प्रिंसिपल हमारे सारे डिसीजंस को, तकरीबन सारे डिसीजंस को रेगुलेट करता है। बहुत कम डिसीजंस हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निशन लिए होते हैं। बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट रफली अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे डिसीजन जब हमने डेली लाइफ में लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर इमोशनल स्टेट, इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं और उसके बेस पे हम लेते होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की 3 मज़ीद थ्योरीज़ को, जो कि ट्रायन ब्रेन थ्योरी, डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट इसकी कुछ थ्योरीज जो रह गई हैं उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट करना हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी, कोई फीडबैक अगर आपको देना हो तो मुझे खुशी होगी उसको पढ़ के। अल्लाह हाफ़िज़।